नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम के द्वारा जो लर्निंग का वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में डिटेल में हम इस क्लास में आज समझेंगे। उससे पहले देखते हैं यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मिशन HPSSC। इसका ये मतलब है कि जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, मेनली नीव इंस्टीट्यूट उन सभी एग्जाम को जो है वो टारगेट करता है। और फिलहाल में अभी तक आप सभी जान ही गए होंगे कि जो बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टैट का। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना है, उन्हें सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है उसे सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जब आप उस ऐप को कर लोगे तो मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ 9459802085। इस नंबर पर जो है आपको कॉल करनी है। जब आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। बात करते हैं ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 1 वीक का डेमो फ्री दिया जाएगा। डेली क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे और साथ में डाउट सेशन भी रखे जाते हैं। अगर मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आती है वो आती है कि ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसका फीस स्ट्रक्चर कितना है। अगर मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे इसका फीस स्ट्रक्चर रखा गया है 1999 यानी 2000 रुपए के अंदर आपको जो है यहाँ पर एक ये फुल कोर्स जो है वो एक तरह से देखने को मिलेगा। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट। जो स्टूडेंट BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें जो है यहाँ पे 20% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा या दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके बैच से रिलेटेड और इसके फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो मेनली जो हमारा आज का पर्पस है, जो हमारी क्लास है, उसे अब हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है ब्लूम टैक्सोनॉमी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है। ब्लूम आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टैक्सोनॉमी दी यानी एक वर्गीकरण आपके पास दिया। किसका वर्गीकरण? लर्निंग का, अधिगम का। मतलब उन्होंने बताया कि जो अधिगम होता है, जो हम लर्निंग करते हैं, वो किस किस तरह से हो सकती है। ठीक है, बेसिकली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो 3 आपके पास डोमेन दिए थे। आप सभी जानते हो वो कौन कौन से डोमेन हैं। फर्स्ट उन्होंने बात की थी कॉग्निटिव डोमेन की, यानी आपका जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसके बारे में। दूसरी बात की थी उन्होंने अफेक्टिव डोमेन की, यानी आपका जो संवेगात्मक पक्ष है उसके बारे में। थर्ड उन्होंने बात की थी आपके पास साइकोमोटर डोमेन की। साइकोमोटर डोमेन यानी आपका जो गत्यात्मक पक्ष होता है जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो आती हैं। उन्होंने बोला था ये 3 पक्ष हैं, ये 3 डोमेन हैं, इसके द्वारा जो है वो लर्निंग की जा सकती है। ठीक है, तो समझेंगे वन बाई जो है वो समझेंगे कि किस तरह से कौन सी डोमेन में जो है वो कौन से आपके पास फैक्टर आते हैं, किस तरह से जो है वो हम किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को लेके हम किस तरह उसको जो है आगे क्लासिफाई करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है Bloom taxonomy was created in 1956 under the leadership of educational psychologist Dr. Benjamin Samuel Bloom। कब की गई थी ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, कब डेवलप्ड हुई थी या कब क्रिएट की गई थी? 1956 में। और किसके द्वारा? डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल यूज्ड टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनटू लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमारे पास ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ये जो वर्गीकरण है एक तरह से आपके पास, वो किस तरह से दिया हुआ है? 3 हायरार्किकल मॉडल के रूप में आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, 3 हायरार्की मॉडल का क्या मतलब है? आपके पास एक हायरार्की का क्या मतलब होता है? एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना। ठीक है, ये मॉडल आपका किस तरफ जाएगा? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है ये मॉडल जाएंगे। 3 मॉडल वही जो मैंने आपके साथ अभी बात की, कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट की वो क्या क्या मॉडल हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ 3 डोमेन कौन कौन सी है? फर्स्ट है यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन।
कॉग्निटिव डोमेन यानी कि आपका संज्ञानात्मक पक्ष। जैसे कि आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि बेंजामिन ब्लूम ने बताया कि सबसे पहले जो हमारे पास डोमेन आती है वो कौन सी आती है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट या फिर कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक पक्ष, जो हमारे हेड से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे संज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसका जो श्रेय जाता है, अगर मैं पर्टिकुलर एक डोमेन की बात करूं तो किसको जाता है, बेंजामिन ब्लूम को। और ये कब उन्होंने बताया था, 1956 में। जो भी प्रोसेस हमारे हेड से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपके पास चाहे थिंकिंग आ गया, चाहे मेमोरी आ गई, चाहे नॉलेज आ गया, जो भी प्रोसेस आपके हेड से रिलेटेड होती है वो कौन से पक्ष में आएंगी, वो आएंगी आपकी कॉग्निटिव डोमेन के अंडर। ठीक है, जो भी आपकी प्रोसेस है, जैसे हम चीज़ों को कैसे याद करते हैं, नॉलेज को कैसे परसीव कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ रही है, ठीक है, मतलब आपका किससे रिलेट है, ये कॉग्निटिव डोमेन आपके हेड से जो है वो रिलेट करता है। दूसरा आता है आपके पास अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन आपका फीलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, फीलिंग यानी ये किससे रिलेटेड है, आपके हार्ट से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, और अगर इसका मैं श्रेय बोलूं, वैसे तो इन सभी ने काम किया है, ये जो पर्टिकुलर जो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है इसमें बेंजामिन ब्लूम का ही नाम आता है। लेकिन अगर मैं अफेक्टिव डोमेन की बात करूं तो इसमें किसका नाम आता है, अगर कहीं ये अकेला पूछ लिया गया तो ये किसका नाम आता है इसके अंदर, क्रैथवोल और ब्लूम एंड मारिया का। और ये कब दी गई थी, 1964 में। तो आपको जो है वो ये जो नाम है ये पता होने चाहिए, क्रैथवोल एंड ब्लूम एंड मारिया, जो कि 1964 में इनके द्वारा ये बताया गया था। अफेक्टिव डोमेन जो आपकी किससे रिलेटेड होती है, अफेक्टिव डोमेन जैसे मैंने बताया आपके इमोशन से, आपकी फीलिंग से। ठीक है, किस तरह से आप किसी चीज़ को कैसे कनेक्ट कर पाते हो, जैसे बोलते हैं ना कि ये बात जो है हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है, ये बात फीलिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, मतलब उस बात को किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है आपने अपने अंदर। ठीक है, वो आता है आपके पास, कौन सा पक्ष होता है, वो अफेक्टिव डोमेन होता है, यानी आपके पास संवेदनात्मक जो है आपके पास ये पक्ष जो है वो आपके पास होता है। थर्ड यहाँ पे आता है आपके पास, आई थिंक यहाँ से मिस हो गई है लाइन, जो थर्ड होता है आपके पास वो होता है आपके पास साइकोमोटर डोमेन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कौन सा होता है आपके पास थर्ड। पहला तो आपके पास आ गया आपके पास कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड आ गया आपके पास अफेक्टिव डोमेन, थर्ड जो आपके पास आता है वो होता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का क्या मतलब है, साइकोमोटर डोमेन मतलब फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, जो बेंजामिन ब्लूम थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि 3 एस्पेक्ट होंगे, 3 डोमेन होंगी लर्निंग की। कैसे, सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आएगी, मतलब कॉग्निटिव डोमेन, उसको हम अफेक्टिव डोमेन के साथ जोड़ेंगे, फिर इसको हम साइकोमोटर डोमेन के साथ जो है वो जोड़ेंगे। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन आपका गत्यात्मक कौशल, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जो भी चीजें आप करके सीखते हो, वो आता है आपके पास फिजिकल साइकोमोटर डोमेन में। और इस डोमेन को जो है वो कॉग्निटिव डोमेन भी बोला जाता है। क्या, इसका जो दूसरा नाम है वो कॉग्निटिव डोमेन भी इसे बोला जाता है। और पर्टिकुलर अगर मैं इसकी बात करूं कि ये साइकोमोटर डोमेन के बारे में किसने बताया था, तो इसके अंडर जो नाम आता है आपके पास वो आता है हैरो। एक नाम आता है आपके पास हैरो, जो कि दिया गया था 1972 में। और एक नाम आता है आपके पास सिम्पसन। और ये दिया गया था आपके पास, आई थिंक ये आपके पास दिया गया था 1966 में। ये आपके पास दिया गया था 1966 में। ठीक है, तो आई होप ये जो थर्ड आपके पास एस्पेक्ट था, ये डोमेन थी, आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सी डोमेन में कौन से जो है वो लेवल या फैक्टर जो है वो आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉग्निटिव डोमेन। फर्स्ट हमारी कौन सी डोमेन आती है, कॉग्निटिव डोमेन। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस डोमेन इंक्लूड दोज ऑब्जेक्टिव विच डील्स विथ थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन का क्या मतलब है, ये कौन से पक्ष से जुड़ी हुई है,
ये संज्ञानात्मक पक्ष से आपकी रिलेट करती है। इसका क्या मतलब है, इसमें जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, रीजनिंग एबिलिटी होती है, या प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो क्षमता होती है, वो आती है आपकी कॉग्निटिव डोमेन के अंडर। ठीक है, किस तरह से आप एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। इस डोमेन को भी फर्दर कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 6 कैटेगरी में जो आपकी कॉग्निटिव डोमेन है उसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी हैं वो 6 कैटेगरी आपके पास? फर्स्ट है नॉलेज, ये है एक हायरार्की, ये एक हायरार्की की टर्म में आपके पास दिया हुआ है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे आता है आपके पास नॉलेज, दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा आता है एप्लीकेशन, फोर्थ आता है यहाँ पे एनालिसिस, फिफ्थ आता है आपके पास सिंथेसिस, और लास्ट आता है आपके पास सिक्स्थ यानी कि इवेल्युएशन। ठीक है, ये कब की बात की गई है? ये बात की गई है 1956 में, जब बेंजामिन ब्लूम के द्वारा ये कॉग्निटिव डोमेन के ये कितने 6 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये नॉलेज क्या है। नॉलेज से आप क्या समझते हो? नॉलेज यानी कि ज्ञान, और ये किसके कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम? कॉग्निटिव डोमेन की कैटेगरी पढ़ रहे हैं। कॉग्निटिव डोमेन की कैटेगरी के अंदर 6 फर्दर इसको डिवाइड किया गया है 6 कैटेगरी में। उसमें फर्स्ट आती है आपके पास नॉलेज। नॉलेज का क्या मतलब होता है? रिकॉल फैक्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या नॉलेज मतलब, ये नॉलेज किससे रिलेटेड है? ये नॉलेज है आपका इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब किसी चीज को आपने जस्ट रिकॉल किया, बस याद किया। ठीक है, इसमें कोई आपकी कोई आपने कोई एनालिसिस नहीं किया, कोई तर्क वितर्क नहीं लगाया, कोई समस्या समाधान नहीं किया, सिर्फ जस्ट आपने याद किया इसको कि क्या था। ठीक है, जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि जो आपकी गार्डनर की थ्योरी है उसमें कितने मतलब गार्डनर की थ्योरी में कितने टाइप के इंटेलिजेंस बताई हुई है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे 8। इसमें आपने क्या किया? आपने जस्ट उसको याद किया। ठीक है, कोई उसमें आपने तर्क वितर्क नहीं लगाया, कोई उसमें आपने कोई नॉलेज को अप्लाई नहीं किया, कोई ज़्यादा उसमें आपने कोई एफर्ट नहीं किए, जस्ट याद किए जो आपको था। ठीक है, चाहे आपको पता है, चाहे आप जानते हो कि वो 8 इंटेलिजेंस है, कौन सी हैं, क्या नाम है, चाहे नहीं जानते हो। ठीक है, जस्ट आपको पता है कि कितनी इंटेलिजेंस है, 8। तो रिकॉल फैक्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट वो आता है आपका नॉलेज के अंडर। सेकंड यहाँ पे आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी आपकी समझ, जब आप समझ के उन चीजों को करते हो। एक्सप्लेन आइडिया और कॉन्सेप्ट, जब आप किस चीज को एक्सप्लेन कर पाते हो। ठीक है, एक्सप्लेन मतलब जब आप समझ के उन चीजों को करते हो, वो आता है आपके पास कौन सा लेवल? सेकंड लेवल या सेकंड कैटेगरी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, थर्ड आती है आपके पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का क्या मतलब है? यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन। अब आपने उस चीज को समझ लिया, उस चीज को रिकॉल कर लिया सबसे पहले, फिर उस चीज को समझ लिया कि ये पर्टिकुलर जो आपके पास इंटेलिजेंस थी ये इस तरह से होती है, इसके नाम इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब उस चीज का आपने जो आपने समझा, जो आपके पास नॉलेज है, उस चीज को आपने अप्लाई किया न्यू सिचुएशन में, जो है वो अप्लाई किया। न्यू सिचुएशन में क्या किया? उस नॉलेज को आपने अप्लाई किया। मान लो आपके पास जो था वो नॉलेज था कि 2+2 जो है वो 4 होते हैं। ठीक है, आपने अंडरस्टैंड किया उसको कि हाँ इस तरह से 2 और 2 प्लस करके 4 बनते हैं। अब उस नॉलेज को आपने अप्लाई किया कब? जब आप किसी शॉप पर गए, कुछ सामान जब आपने खरीदा। ठीक है, जब आपने कुछ सामान खरीदा तो कितने पैसे आपको देने हैं, कितने पैसे आपको वापस लेने हैं। ठीक है, उस चीज को अप्लाई करना, जो आपके पास नॉलेज है, वो आता है आपका एप्लीकेशन के अंदर। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी आती है एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना। एनालिसिस का मतलब होता है चीजों को तोड़ के देखना। ठीक है, एनालाइज करना कि किस तरह से जो है वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा। जैसे ड्रॉ कनेक्शन अमंग आइडियाज। ठीक है, कनेक्शन बिठाना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास, मैथ का क्वेश्चन है, उसको आपने सॉल्व करना है।
ठीक है। तो अब आपको नहीं पता है कि कौन से फॉर्मूले से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, तो आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, विश्लेषण करोगे, आप कनेक्शन बिठाने की कोशिश करोगे कि ये कौन से फॉर्मूले से जो है वो सॉल्व हो सकता है। आप एक फॉर्मूला यहाँ से भी सोचोगे, एक फॉर्मूला यहाँ से भी लगाओगे, ठीक है। फिर देखोगे कि मतलब चीज़ों को तोड़ के, पहले तोड़ के देखोगे कि किस तरह से जो है इस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, यानी ड्रॉ कनेक्शन अमंग आइडियाज। फिर आता है सेकंड लास्ट आपके पास सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण यानी कि चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाना, ठीक है। कंबाइन कनेक्शन टू मेक अ होल, क्या मतलब, कंबाइन कनेक्शन टू मेक अ होल, या कुछ होल या फिर पूरा करना, मतलब जोड़ के चीजों को। एनालिसिस क्या था, तोड़ के चीजों को, ठीक है, मतलब अलग अलग करके चीजों को प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचना था। सिंथेसिस का मतलब है चीजों को कनेक्ट करके, कंबाइन करके, ठीक है, आप एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन तक पहुंचो, ठीक है। जैसे कि चीजों को कनेक्ट करके कुछ नया क्रिएट करना, वो होता है सिंथेसिस। जैसे मान लो किसी ने कोई मतलब अपने थॉट से एक बुक लिखी, वो क्या किया, उसने चीजों को जोड़कर, जो जो उसने एक्सपीरियंस किया था, जो जो उसने सीखा था, उन सभी चीजों को जोड़कर उसने एक बुक में उनको कन्वर्ट किया। तो वो क्या किया, उसने सारी चीजों को जोड़कर एक न्यू, कुछ नई चीज जो है वो क्रिएट की, वो आता है आपके पास सिंथेसिस। लास्ट आता है आपके पास इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन है या आंकलन करना। इवैल्यूएशन मतलब जस्टिफाई अ स्टैंड और डिसीजन, मतलब इवैल्यूएट कर पाना। इवैल्यूएट में एक वर्ड आता है आपके पास, जज कर पाना, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये जज करना किसके अंडर आता है, तो वो आता है आपके पास इवैल्यूएशन के अंडर, ठीक है। इवैल्यूएशन का क्या मतलब, जज कर पाना, ठीक है। आप जज कर पाओ किसी डिसीजन को, जस्टिफाई कर पाओ किसी डिसीजन को जो आपने लिया है, ठीक है, कि ये किस वजह से जो है वो इस तरह से होगा, या ये किस वजह से जो है ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से जो है वो सॉल्व होगा। तो ये थे कॉग्निटिव डोमेन के 6 कैटेगरी, जो यहाँ पे 1 बाय 1 जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आता है, ये एक और पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 1956 में अभी जो हमने ये डोमेन पढ़ी, डोमेन के अंदर जो कैटेगरी पढ़ी वो कितनी थी, 6 थी। 1956 में इन्हें नाउन की फॉर्म में रखा गया था। कौन सी फॉर्म में, संज्ञा की फॉर्म में इनको रखा गया था। फिर इस थ्योरी को, इस डोमेन को फिर से रिवाइज किया गया 2001 में, कितने में, 2001 में, और अब इसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया, वर्ब की फॉर्म में, यानी क्रिया की फॉर्म में इसे कन्वर्ट जो है वो कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक और क्या चेंज हुआ, 2 चेंजेस हुए। ये एक तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो नाउन है, पहले ये नाउन की फॉर्म में थे, ये जो कैटेगरी थी, फिर इनको जो है वो वर्ब की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वर्ड हमने यहाँ पे सिंथेसिस पढ़ा, जो 5th नंबर पे था, 2001 में जब रिवाइज हुई ये थ्योरी, तो सिंथेसिस को यानी कि क्रिएट करना, जैसे मैंने आपको बताया सिंथेसिस का मतलब है कुछ जोड़ के नया क्रिएट करना, ठीक है, तो उसको टॉप पे रख दिया यहाँ पे, ठीक है, 6 नंबर पे क्रिएटिंग रख दिया गया। और इवैल्यूएशन जो कि 1956 में 6 नंबर पे थी, उसे सेकंड लास्ट नंबर पे यानी 5th नंबर पे जो है यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। ये 2 चेंजेस हुए थे जब 1956 को फिर से रिवाइज किया गया था, 1956 में थ्योरी को फिर से रिवाइज किया गया था, तो ये 2 चेंजेस हुए थे, ठीक है। बाकी के अगर आपको ये जो समझ आ गए होंगे, अगर ये नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये सारे अगर आपको समझ आ गए होंगे, तो इन्हीं की तरह ये 2001 में कुछ वर्ड्स को चेंज करके मीनिंग वही रहता है आपके पास, और यहाँ पे जो है ये वर्ड्स लिख दिए गए। जैसे कि 1956 में फर्स्ट था यहाँ पे नॉलेज, 2001 में नॉलेज को जो है वो किससे रिप्लेस कर दिया गया, रिमेंबरिंग से या फिर रिमेंबर से, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अंडरस्टैंड करना, एप्लीकेशन यानी अप्लाई करना, किस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो, एनालिसिस, एनालाइज, और 5th था यहाँ पे सिंथेसिस, लेकिन यहाँ पे 5th इवेलुएट कर दिया गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट था वो इवेलुएट रखा गया, और फर्स्ट पे यहाँ पे क्या रखा गया, क्रिएटिंग, यानी कि आपके पास सिंथेसिस, जिसे हम सिंथेसिस भी बोलते हैं, चीजों को जोड़ के कुछ नया क्रिएट करना,
ठीक है, तो ये था डिफरेंस 1956 की जो हमारे पास थ्योरी थी और 2001 की जो यहाँ पे रिवाइज करके आपके पास जो थ्योरी आई उसमें। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमारे पास डोमेन आती है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या होती है? द अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स दोज ऑब्जेक्टिव विच डील्स विद एटीट्यूड, वैल्यू और इंटरेस्ट। यानी आपके पास जो अफेक्टिव डोमेन है, यानी संवेदनात्मक जो पक्ष है, वो किससे रिलेट करेगा? आपके एटीट्यूड से, आपकी फीलिंग से, आपके इंटरेस्ट से, आपकी वैल्यू से, ठीक है, ये सभी चीज़ों से जो अफेक्टिव डोमेन है वो रिलेट करता है। This objective of affective domain is divided into 5 major classes of objective। और ये किस तरह से डिवाइड होते हैं? आपके पास 5 मेजर क्लासेस और ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है वो डिवाइड होते हैं। अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले आपके पास आता है रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, देन वैल्यूइंग, देन ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट आता है आपके पास कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो आपके पास अफेक्टिव डोमेन होती है इसमें फर्स्ट आता है रिसीविंग, यानी कि आप चीज़ों को रिसीव किस तरह से कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, किसी चीज़ को आपने, कोई एक्सपीरियंस हुआ, कोई घटना हुई, उसको आपने रिसीव किया। जैसे आपने देखा कि कोई पर्टिकुलर जो पर्सन है वो किसी पुअर आदमी की जो है, पुअर पर्सन की हेल्प कर रहा है। ठीक है, आपने उस चीज़ को रिसीव किया। आपने देखा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की हेल्प कर रहा है, जो दूसरा जो है वो पुअर पर्सन है उसकी हेल्प कर रहा है, वो चीज़ आपने रिसीव की। देन आता है रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग का मतलब है या तो आप मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे रिस्पॉन्ड करने में, या फिर आप देखोगे, मतलब आपने उस चीज़ को आपने रिस्पॉन्ड किया, उस जो आपने देखा उस चीज़ के प्रति आपने प्रतिक्रिया दी अपनी। ठीक है, आपने सही कहा कि आपने उस जो पर्टिकुलर पर्सन था उसकी जो है वो प्रशंसा की, या उसको जो है वो थैंक यू बोला कि आपने अच्छा किया जो इस पर्सन की आपने हेल्प की। थर्ड आता है आपके पास वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब है कि वैल्यू देना किसी चीज़ को। ठीक है, मतलब उस जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो घटना आपने एक्सपीरियंस की, जो आपने चीज़ रिसीव की, उस चीज़ को वैल्यू देना कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है या कितनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ये सारी चीज़ों को आपने ऑर्गेनाइज किया, एक तरह से आपने ऑर्गेनाइजेशन की कि किस तरह से पर्सन ने हेल्प की, उससे क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, किस चीज़ की आपने कितनी वैल्यू दी, उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। देन लास्ट आता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है उन सभी चीज़ों को, मतलब आपका जो आपने जो सीखा उसको आपने अपनी हैबिट बना लिया, कैरेक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, अब आपकी लाइफ का वो एक पार्ट है कि पुअर की हेल्प करना है, उस चीज़ को बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो आई होप ये जो अफेक्टिव डोमेन है इसका आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हमारी जो थर्ड डोमेन आती है वो आती है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या होती है? द डोमेन इंक्लूड्स दोज ऑब्जेक्टिव विच डील्स विद मैनुअल एंड मोटर स्किल्स। ये वो आपके पास डोमेन्स होती हैं जो यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन में जो है वो आपके पास आते हैं 5 कैटेगरी। सबसे पहले आप देखिए कि जो साइकोमोटर डोमेन होती है उसका मतलब होता है गत्यात्मक पक्ष। जब आप कुछ करके सीखते हो, मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हो, उसकी वजह से जो लर्निंग होती है वो आती है आपकी साइकोमोटर डोमेन के अंदर। ठीक है, और इसको जो है वो फर्दर कितने आपके पास 5 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है इमिटेशन, सेकंड आता है मैनिपुलेशन, थर्ड आता है प्रिसीजन, फोर्थ आता है आर्टिकुलेशन और फिफ्थ आता है आपके पास नेचुरलाइजेशन। तो देखते हैं वन बाय वन कि ये जो इमिटेशन है और मैनिपुलेशन है, ये जो सारे पार्ट हैं इनका क्या मतलब है। इमिटेशन क्या मतलब? एट दिस लेवल द लर्नर विल डायरेक्टली कॉपी एक्शन सीन। ये जो फर्स्ट हमारे पास लेवल होता है इमिटेशन जो लेवल होता है हमारे पास फर्स्ट, ये लोअर लेवल होता है। इसमें जो लर्नर है वो क्या करता है? इमिटिएट करता है, अनुकरण करता है। मान लो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो गाड़ी चलाना जो है वो सीख रहा है।
ठीक है। तो जो गाड़ी चलाने वाला इंस्ट्रक्टर है, जो उसको बता रहा है कि इस तरह से जो है वो ये ब्रेक होती है, ये क्लच होता है, ये हैंडल होता है, इस तरह से जो है वो आपको काम करना है, तो वो उसका जो लर्नर है वो क्या करता है, इमिटेशन करता है। ठीक है। फर्स्ट लेवल पे क्या होती है, इमिटेशन होती है। इमिटेशन मतलब जैसे वो कर रहा है इंस्ट्रक्टर, उसकी तरह देख के करना काम को। सेकेंड आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है, एट दिस लेवल द लर्नर विल रिप्रोड्यूस एक्टिविटी बाय इंस्ट्रक्टर और बाय मेमोरी। मतलब कि अब जो सेकेंड लेवल है मैनिपुलेशन का, इसमें वो जो लर्नर है वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा एक्टिविटी को, जो उसने सीखा है, जो इंस्ट्रक्टर ने उसको बताया है, उस एक्टिविटी को वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो चलाने की कोशिश करेगा गाड़ी को। ठीक है। जो उसके लर्नर ने उसको बताया है, या जो उसकी मेमोरी में या जो फिर उसकी मेमोरी में पहले से है, जो लर्नर के द्वारा ही बताया गया है। ठीक है। वो उस चीज को रिप्रोड्यूस करने की ट्राई जो है वो करेगा। थर्ड आता है हमारे पास प्रिसीजन। प्रिसीजन का क्या मतलब होता है, एट दिस लेवल द लर्नर विल एग्जीक्यूट स्किल इंडिपेंडेंट ऑफ हेल्प। अब ये जो थर्ड लेवल आता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, लर्न एग्जीक्यूट करना सीख जाता है स्किल, यानी कि वो गाड़ी चलाना जो है इसमें क्या कर जाता है, बिना हेल्प के जो है वो सीखना चलाना जो है वो सीख जाता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ हेल्प। फोर्थ आता है यहाँ पे आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का क्या मतलब है, एट दिस लेवल द लर्निंग विल अडॉप्ट एक्सपर्टीज टू कंप्लीट अ नॉन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है, एक्सपर्टीज, वो अडॉप्ट कर लेता है एक्सपर्टीज को, यानी एक्सपर्टीज मतलब विशेष एक, मतलब उसमें जो है वो एक्सपर्टीज की जो है भावना आ जाती है, वो उस चीज को सीख लेता है जो उसने जो उसका इंस्ट्रक्टर उसको सिखा रहा होता है गाड़ी चलाना। यानी कि अब उसे पता है कि अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो उसको पास देना है। ठीक है। उसको पता है जब गाड़ी को मोड़ना है तो साइड मिरर में हमें देखना होगा। ठीक है। उन चीजों के बारे में अब उसे पता होता है। लास्ट आता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब है, एट दिस लेवल द लर्नर विल ऑटोमेट स्किल, यानी कि इस लेवल पे जो है अब वो उस चीज में महारत हासिल कर लेता है गाड़ी सीखने में। ठीक है। वो उसके ऑटोमेटिक उसके बिहेवियर में वो चीज आ जाती है, अब वो गाड़ी जो है वो चला सकता है खुद, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक तो नहीं, मतलब वो अब उसे इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब उसे इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, वो खुद से जो है वो गाड़ी चला सकता है। तो ये सारे पार्ट थे आपके किसके, साइकोमोटर डोमेन के। साइकोमोटर डोमेन यानी कि आपका गत्यात्मक पक्ष, जिसमें आप कुछ करके जो है वो सीखते हो, कुछ एक्टिविटी करके जो है वो आपके पास जो है वो लर्निंग होती है। तो ये थे आपके पास 3 डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जिसके बारे में बेंजामिन ब्लूम ने जो है वो बात की। तो आई होप ये जो थ्योरी है वो आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।